हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। वे इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं। इससे पहले भी बहुत सारा जीके का जो क्वेश्चन है वे आपको डाला हुआ है आसनसोल स्टडी कैंपस में। अगर नहीं देखे हैं तो वहां से जाके देख लीजिए, ताकि उसमें बहुत सारा डिस्क्रिप्शन के साथ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 की विद्रोह में बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो इसको सबसे पहले 1857 के क्रांति के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो 1857 की क्रांति जो था कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने चर्बी वाला कारतूस को दांत से खींचने से मना कर दिया गया था। पहले जो था ब्राउन रेस का उपयोग किया जाता था राइफल का, लेकिन फिर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को क्या हुआ, मंगल पांडे ने जो गाय का चर्बी से जो आया, सुअर का चर्बी से जो अफवाह फैला था, उसके कारण वो उसको दांत से खींचने के लिए मना कर दिया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने क्या किया था कि 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया था, जिनके कारण उनको पहला बलिदान देना पड़ा था। तो ये जो हुआ था तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को क्या किया था, फांसी दे दिया गया था। और 29 मार्च 1857 को वे मना कर दिए थे, दांत से चर्बी वाला कारतूस को दांत से खींचने के लिए मना कर दिए थे, स्पष्ट मना कर दिए थे। और क्या था, अंग्रेज गवर्नर जनरल जो हुज था उनको गोली मार दिए थे, और उनका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसको तलवार से हत्या कर दिए थे, जिस कारण मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दिया गया। इनको फांसी का सजा सुनाने वाला कौन थे, तो हुक थे। हुक, अंग्रेज गवर्नर हुक जो थे, मंगल पांडे को फांसी का सजा सुनाने वाला था। और सबसे पहले बलिदान किसका हुआ, तो 1857 की क्रांति में तो मंगल पांडे का हुआ। और ये जो थे बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था, बैरकपुर में मना कर दिए थे। तो 1857 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया मंगल पांडे को। 8 अप्रैल मंगल पांडे को फांसी की सजा दिया गया, फांसी की सजा दी गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये हो गया 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल। रोटी और कमल। 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग से याद रखिएगा, ये भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत के लॉर्ड कैनिंग थे क्या, भारत के प्रथम वायसराय थे। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि भारत का अंतिम वायसराय कौन थे, तो अंतिम वायसराय हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबेटन में थे। तो ये हो गया। मंगल पांडे ने सबसे पहले क्या किया था कि 29 मार्च 1857 को जो चर्बी वाला जो कारतूस था उसको दांत से खींचने से मना कर दिया था, जिसके कारण और फिर हुज को, जो गवर्नर जनरल हुज था, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी है। और लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था उसका तलवार से हत्या कर दी, जिसके कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। इस समय जो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय भी थे। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन थे। लॉर्ड पामस्टन थे जो लिबरल पार्टी के थे, ठीक है। और फिर इसके बाद है जी कि बहुत सारा हुआ, कहां से विद्रोह का नेता किए, तो ये भारत में पूरा जगह से फैल गया। इसके लिए 1857 के विद्रोह करने के लिए जो एक डेट फिक्स किया गया था, 31 मई को डेट फिक्स किया गया था, लेकिन 31 मई को हुआ नहीं। क्रांति की जो शुरुआत थी वो कब से, 10 मई से ही मेरठ से शुरू हो गया। कहां से शुरू हुआ, मेरठ से। अब आते हैं, मेरठ से शुरू हुआ तो मेरठ में विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे, सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा आता है कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे तात्या टोपे।
1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। तात्या टोपे 10 मई से मेरठ से शुरू हो गया। अब यहाँ इसमें और जो इम्पोर्टेंट आता है कि जैसे कि बरेली में विद्रोह का नेता कौन था, मैंने कहाँ कहाँ विद्रोह में नेता कौन था। तो सबसे पहले आते हैं दिल्ली। दिल्ली से जो विद्रोह का नेता थे, विद्रोह का वे थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। फिर आते हैं खान बहादुर खां। तो खान बहादुर खां बरेली में, तो बरेली के खान में फिल्म में देखे झुमका गिरा है तो क्या बोलते हैं बरेली के खान में, तो बरेली से कौन हो जाएगा, तो बहादुर खान होगा। खान बहादुर खान कहाँ से, बरेली से कौन किए थे, तो खान बहादुर खान बरेली से विद्रोह का नेता किए थे। कौन थे, खान बहादुर खान थे। कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो कुंवर सिंह जो थे बिहार से थे। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कुंवर सिंह ने कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये बिहार के जगदीशपुर से थे। बिहार के जगदीशपुर में थे। ये बहुत ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति थे, फिर भी क्रांति का नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह किए थे। इनको जो एक हाथ में गोली लग जाने के कारण, अंग्रेज का गोली लग जाने के कारण अपना हाथ काटकर गंगा में बहा दिए थे कुंवर सिंह। तो ये बिहार से कौन थे, जगदीशपुर थे। बिहार से जगदीशपुर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। ये जो है फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। मौलवी अहमद शाह कहाँ से थे, तो फैजाबाद से। फैजाबाद से कौन थे, मौलवी अहमद शाह। मौलवी अहमद शाह जो थे अंग्रेजों का 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का कट्टर विरोधी थे। कौन, मौलवी अहमद शाह। तात्या टोपे कहाँ से थे, तो तात्या टोपे कानपुर से थे। कानपुर से। कान में ठंडा लगता है तो क्या टोपी पहन लेते हैं, कान में ठंडा लगेगा तो क्या कानपुर में तात्या टोपे टोपी पहन लेते हैं, इस तरह से याद रखिएगा। फिर दिल्ली में कौन थे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे। बरेली से खान बहादुर खान थे। इलाहाबाद, इलाहाबाद से कौन के थे, इलाहाबाद। इलाहाबाद से था लियाकत अली। लियाकत अली कहाँ से थे, तो लियाकत अली थे आपका इलाहाबाद से। इलिया कर सकते हैं इसको, इलिया। इलाहाबाद को इलिया कर सकते हैं, इलिया। ई से इलाहाबाद, ली से लियाकत अली, इलिया कर सकते हैं। इलाहाबाद से इलिया हो जाएगा। झांसी से कौन थे, तो झांसी का सबको याद रहता है, झांसी थे रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थे। फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह हो गया। फतेहपुर से कौन थे, फतेहपुर से हो गया कौन, तो अजीमुल्ला। अजीमुल्ला जो होगा फतेहपुर से होगा। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के प्रथम वायसराय थे। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे, लिबरल पार्टी के थे। फिर यहाँ से हो गया और मंगल सबसे पहले इसमें बलिदान देने वाला कौन थे, तो मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा था। बीडी सावरकर ने कहा था। बीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। फिर है डिजरेली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अंग्रेज गवर्नर डिजरेली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा कौन दिया था, राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया था डिजरेली। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरेली। और भी ऐसे बहुत सारे इतिहासकार थे, बहुत कुछ थे, विचारक थे जो अपना अपना भाषा में दिए थे। जैसे टी.आर. होम्स ने कहा था कि ये सभ्यता और बर्बरता का प्रतीक है 1857 की क्रांति। तो यहाँ से फिर से एक और थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज कहाँ से थे, तो खान बहादुर खान कहाँ से किए थे, बरेली के खान यानी खान में कुंवर सिंह बिहार से किए थे, जगदीशपुर के बिहार से कुंवर सिंह। मौलवी अहमद शाह कहाँ से थे, तो मौलवी अहमद शाह फैजाबाद से थे और फतेहपुर से। इसमें कंफ्यूज हो जाता है मौलवी जो है फौज में, मौलवी फौज में याद रखेंगे। फिर फतेहपुर में कौन था, फतेह, जैसे हम लोग कैसे फतेह करना, तो घर में जो
वाइफ होगी क्या बोलेगी, फतेह करके आइएगा जी, तो फतेहपुर जी, अजीमुल्ला, ठीक है। फतेहपुर में कौन हो जाएगा, अजीमुल्ला। इस तरह से याद रख सकते हैं। इलाहाबाद में याद रख सकते हैं क्या, इलिया, इलिया, ई से इलाहाबाद, इली से लियाकत अली हो जाएगा। झांसी में सबको याद रहेगा रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। क्रांति की जो शुरुआत हुआ था कहां से हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। तो मेरठ से कौन किए थे, तो मेरठ से नेतृत्व किए थे कदम सिंह। मेरठ से किए थे कौन, कदम सिंह। मेरठ से हो जाएगा आपका कदम सिंह। कुंवर सिंह बिहार से। मौलवी अहमद शाह कहाँ हो गया, तो फैजाबाद से। और फतेहपुर से कौन हो गया, अजीमुल्ला हो गया। तात्या टोपे कहाँ से हो गया, तो कानपुर से। तात्या टोपे हो गया आपका कानपुर से। झांसी से हो गया रानी लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे झांसी से भी ये भी थे, और ये तात्या टोपे कानपुर से हो गया आपका। फिर बचा क्या है, इलाहाबाद हो गया लियाकत अली। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। मेरठ से कदम सिंह। बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान, खान बहादुर खान। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। तो इस तरह से मेरा इसका आंसर था। 1857 के क्रांति का विद्रोह का नेता कौन थे, तो खान बहादुर खान। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन है 11, 12, 10, 12। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है क्या, इसको जान लेते हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य है जो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान, रूस देश के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है, रूस। फिर ये जो है कितना भाग में है, तो ये आपका भाग 4 में है, भाग 4 का क में है। और अनुच्छेद या आर्टिकल अनुच्छेद 51 का ए बोलिए या फिर का बोलिए, ए में है। तो मौलिक कर्तव्य रूस के देश के संविधान से लिया गया है, भाग 4 का क में है, अनुच्छेद 51 ए में है। जब संविधान जब बना था उस समय हमारा देश में मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये रूस के संविधान से लिया गया है। इसको मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन, मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, जोड़ा गया। और ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया, 1976 द्वारा जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। इस समय जो थे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, क्या चीज जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा समिति के द्वारा, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थे इस समय, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। आपसे पूछे कि भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो महिला प्रधानमंत्री, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इनको भारत रत्न कब मिला था, तो 1971 में इनको भारत रत्न मिला था, 1971 में भारत रत्न मिला था। तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, रूस के संविधान से लिया गया। कितना भाग में है, भाग 4 का क में है, आर्टिकल कितना में है, अनुच्छेद 51 का ए में है। और ये 42 पहले नहीं था, ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और इसमें जिस समय जोड़ा गया उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य यहाँ आंसर हो जाएगा कि 1976 42वां संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा 10 हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य को
फिर से जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य को फिर से संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन संविधान के नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है? 10 मौलिक कर्तव्य। किस देश के संविधान से लिया गया? रूस। भाग 4 का क में आर्टिकल अनुच्छेद 51 क में है। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा समिति के द्वारा? सरदार सरोवर सिंह समिति के द्वारा। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? इंदिरा गांधी। 1971 में भारत रत्न मिले। पहले जब जोड़ा गया था 42वां, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसमें 11वां में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। अभी आपसे अगर ये पूछा था कि जब मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे कितना थे? 10। वर्तमान में पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कितना है, तो 11 मौलिक कर्तव्य थे। आइए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो स्ट्रम्बोली जो है जागृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। पहले ज्वालामुखी कितना प्रकार का होता है? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। एक जागृत जो एक्टिव होते हैं, सुषुप्त या प्रसुप्त बोल सकते हैं, डोरमेंट होते हैं, मृत या शांत। एक्टिव जिसमें हमेशा उद्गार होते रहता है, सुषुप्त जिसमें निकट भविष्य में कभी उद्गार होने की संभावना है, और मृत जिसमें कभी भी अभी तक उद्गार नहीं हुआ, और इनमें से कोई नहीं। तो ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। और ज्वालामुखी पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब, क्वेश्चन आपसे पूछे कि पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसको कहते हैं? तो ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहते हैं। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसको कहते हैं? तो ज्वालामुखी को कहते हैं। अब ज्वालामुखी जो जागृत एक्टिव जो ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी कौन कौन है? जैसे इटली का एटना और स्ट्रम्बोली जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर है मोना लोआ। इटली का एटना और स्ट्रम्बोली जो है कैसा ज्वालामुखी है? तो जागृत ज्वालामुखी है। फिर बोल सकते हैं स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है, इटली का एटना, स्ट्रम्बोली। फिर जो है आपका मैक्सिको का किलिमंजारो, उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको का किलिमंजारो नहीं, उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी ये भी क्या है आपका जागृत ज्वालामुखी है, उत्तरी अमेरिका का। ये कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको का, उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको का में कोलिमा ज्वालामुखी। फिर एक तो जागृत ज्वालामुखी जो हो जाएगा मोना लोआ। ये जो है कहाँ है? हवाई द्वीप में है। तो ये जागृत हो गया। सुषुप्त ज्वालामुखी का जो हो जाएगा उदाहरण, सुषुप्त ज्वालामुखी जिसमें निकट भविष्य में उद्गार होने के लिए है, तो ये हो जाएगा पहला विसुवियस हो गया। फिर से विसुवियस आपका पड़ जा रहा है। विसुवियस जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है विसुवियस। फिर विसुवियस ये भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर में। फिर क्राकाटोवा ये है सुंडा जल डमरू में, सुंडा जल डमरू मध्य में। फिर क्राकाटोवा के बाद हो गया मेयन हो गया। मेयन फिलीपींस में है, मेयन हो गया। विसुवियस, क्राकाटोवा, मेयन। और ये हो गया आपका किसका? ये हो गया प्रसुप्त ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो विसुवियस
भूमध्य सागर में, मेयन फिलीपींस में, क्राकाटोआ कहाँ है तो सुंडा जलडमरू मध्य में। फिर अब शांत ज्वालामुखी में आ जाइए। शांत ज्वालामुखी में हो जाएगा आपका शांत ज्वालामुखी में आपका हो गया किलीमंजारो। किलीमंजारो ये है आपका अफ्रीका में, किलीमंजारो हो गया अफ्रीका में। फिर इधर हो गया मेयन, एक तो मेयन तो हो गया किलीमंजारो शांत ज्वालामुखी में, किलीमंजारो हो गया, पोपा हो गया, पोपा म्यांमार में, म्यांमार में। फिर पोपा चिम्बाराजो, चिम्बाराजो, चिम्बाराजो जो हो गया आपका अमेरिका में। फिर चिम्बाराजो हो गया अमेरिका में। को सुल्तान और देवमंद ये हो गया आपका देवमंद ईरान में। ठीक है, तो स्ट्रम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? स्ट्रम्बोली जागृत ज्वालामुखी है। जागृत ज्वालामुखी और कौन है? इटली का एटना। स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। उत्तरी अमेरिका में कोलिमा ज्वालामुखी भी जो है कैसा है तो आपका जागृत है। मोना लोआ जो भी है कैसा है तो जागृत का ही उदाहरण है। मोना लोआ भी जागृत का ही उदाहरण है। ये सब जागृत का जो उदाहरण है। सुसुप्त या प्रसुप्त में हो जाएगा विसुवियस भूमध्य सागर में, क्राकाटोआ सुंदर जलडमरू मध्य में, मेयन हो गया आपका फिलीपींस में। ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। मृत या शांत ज्वालामुखी का हो गया किलीमंजारो अफ्रीका में, पोपा हो गया आपका म्यांमार का, चिम्बाराजो अमेरिका में, को सुल्तान और देवमंद हो गया आपका ईरान में। अब आपसे एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है तो कौन सा ज्वालामुखी है तो कोटापैक्सी। विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा आपका कोटापैक्सी जो कि इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में। फिर बोल दे कि विश्व का सबसे ज्यादा अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी ये सक्रिय है। ठीक है, सबसे विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी इक्वाडोर में। विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी हो जाएगा ओजस डेल सलाडो। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन है? ओजस डेल सलाडो। फिर आपसे पूछ सकता है कि विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, ओजस डेल सलाडो जो है दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला पे है। ओजस डेल सलाडो कहाँ है तो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला पे है। विश्व का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी बोलेगा, शांत ज्वालामुखी तो ये भी हो जाएगा कहाँ? ये हो जाएगा एकांकागुआ और ये आपका है दक्षिण अमेरिका में। ये भी है एंडीज पर्वतमाला पे, एंडीज पर्वतमाला में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि ये हो गया। फिर स्ट्रम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है तो जागृत ज्वालामुखी है। जागृत में इटली का एटना, स्ट्रम्बोली उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको का कोलिमा ज्वालामुखी हो गया। ये सब मोना लोआ हवाई द्वीप में ये जागृत ज्वालामुखी है। फिर सुसुप्त में आ जाइए विसुवियस भूमध्य सागर में, क्राकाटोआ सुंडा जलडमरू में, मेयन फिलीपींस में। ये भी आपका क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। मृत या शांत में हो गया आपका किलीमंजारो अफ्रीका, पोपा म्यांमार, चिम्बाराजो अमेरिका में, को सुल्तान और देवमंद ईरान में हो गया। फिर विश्व में सबसे ज्यादा
सक्रिय ज्वालामुखी कोटापैक्सी इक्वाडोर में, ठीक है। विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित जो ज्वालामुखी कौन है, ओजेस डेल सलाडो है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला के विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कांकागुआ, ये भी एंडीज पर्वतमाला पे ही है। अब फिर भारत में जो है दो ज्वालामुखी है, एक है बैरन ज्वालामुखी जो सक्रिय है। भारत का बैरन बैरन ज्वालामुखी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और नरकुंडम, एक तो हो गया बैरन, दूसरा हो गया नरकुंडम, ये आपका मृत ज्वालामुखी है। तो ये यहाँ आंसर हो गया स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो आपका हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है दिल्ली, हुबली, चेन्नई, जयपुर। तो इसके लिए सबसे पहले याद रखने के लिए क्या करेंगे, हम एक तो अपना मैप एक तो बना लेते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं हम लोग, नॉर्थ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका साउथ। फिर ये वाला जो इस तरह से हम इसको बीच से ड्रॉ कर देते हैं, फिर इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया कैसे नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, ये आपका वेस्ट उत्तर और पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और ये पूर्व और दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग का उत्तर में क्या होगा, तो उत्तर में उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, आपसे पूछे उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो पश्चिम मुंबई को क्या कहते हैं, प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो ये पश्चिम के रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा, मुंबई चर्च गेट, मुंबई चर्च गेट हो जाएगा। फिर आपको मध्य रेलवे का मुख्यालय बोलेगा तो ये होगा मुंबई भीटी हो जाएगा। अब फिर यहां से आ जाते हैं उत्तर पूर्व रेलवे, ये क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ है ईस्ट है, तो उत्तर पूर्व रेलवे ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। फिर आ जाइए इसमें आ जाइए ये वाला में उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ हो जाएगा आपका, तो ये है उत्तर हो गया, ये हो गया पश्चिम। उत्तर पश्चिम रेलवे कहाँ होगा, तो हो जाएगा आपका जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे हो गया आपको जयपुर। फिर हो गया आपका ये हो गया उत्तर पूर्व रेलवे, ये हो गया उत्तर मध्य रेलवे कहाँ हो जाएगा, ये उत्तर है और मध्य रेलवे कहाँ हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। फिर दक्षिण मध्य रेलवे बोलेंगे, ये दक्षिण से जा रहे हैं, दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ हो जाएगा, सिकंदराबाद हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद हो जाएगा। फिर हमको आ जाते हैं पूर्व मध्य रेलवे कहाँ हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे, यहाँ पे पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा आपका हाजीपुर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिम मध्य रेलवे हो जाएगा आपका जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका जबलपुर। ये फिर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम रेलवे, ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे, ये वाला चीज तो जो है आपका हो जाएगा हुबली। ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या होगा, अब जो इंपोर्टेंट जो रहता है दक्षिण पूर्व, सबसे बड़ा वाला जो रहेगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ये वाला चीज तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ये क्या हो जाएगा आपका बिलासपुर। ठीक है, ये पश्चिम रेलवे हो गया मुंबई चर्च गेट। ये पूर्व रेलवे क्या हो जाएगा, पूर्व रेलवे हो जाएगा आपका कोलकाता। तो यहां से ये इजीली याद हो जाएगा कि पूर्व रेलवे उत्तर रेलवे दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्च गेट, पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम मध्य रेलवे पश्चिम है, पश्चिम मध्य रेलवे क्या हो गया, जबलपुर हो गया। मध्य रेलवे क्या हो गया, मुंबई भीटी हो गया। पूर्व मध्य रेलवे क्या हो गया, हाजीपुर हो गया।
उत्तर मध्य रेलवे क्या हो गया, इलाहाबाद हो गया। दक्षिण मध्य रेलवे क्या हो गया, बीच में सिकंदराबाद हो गया। दक्षिण पश्चिम रेलवे क्या हो गया, हुगली हो गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्या हो गया, आपका बिलासपुर हो गया। दक्षिण मध्य रेलवे क्या हो गया, सिकंदराबाद हो गया। यहाँ से आपका इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, मेट्रो रेल एक तो याद रखेंगे, मेट्रो रेलवे ये हो जाएगा आपका कोलकाता हो जाएगा। फिर सीमांत मध्य रेलवे, सीमांत रेलवे हो जाएगा कहाँ, मालेगांव हो जाएगा, मालेगांव महाराष्ट्र में है। फिर है पूर्व तट रेलवे, पूर्व तट रेलवे कहाँ हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा। एक तो दक्षिण तट रेलवे जो नया जुड़ा है विशाखापट्टनम हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो यहाँ से हम आगे से इसको याद कर सकते हैं, क्या होगा, तो उत्तर रेलवे नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्चगेट, फिर दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, उत्तर मध्य रेलवे जयपुर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, मध्य रेलवे मुंबई, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे बिलासपुर, यहाँ तक याद रखेंगे। फिर उत्तर और पूर्व रेलवे हो जाएगा गोरखपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हो जाएगा हुगली। फिर याद रखेंगे मेट्रो रेलवे कहाँ है, तो कोलकाता में है। सीमांत रेलवे कहाँ है, मालेगांव महाराष्ट्र में है। पूर्व तट रेलवे कहाँ है, तो भुवनेश्वर में है। दक्षिण तट रेलवे कहाँ है, तो विशाखापट्टनम में। मेरा जो क्वेश्चन था कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम, देखिए दक्षिण और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो आपका हुगली हो जाएगा। दिल्ली किसका मुख्यालय है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली हो जाएगा। चेन्नई दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई हो जाएगा। जयपुर अगर है तो कहाँ का है, तो पश्चिम और उत्तर और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो जयपुर है। तो इस तरह से फिगर बना के आप याद कर लीजिए, तो आपको अच्छा से याद हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पर चलने से पहले आप लोग से बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह से क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए हम ला सकें। अब क्वेश्चन में चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में, परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम जो है आपका, परमाणु बम का खोज कौन किया था, सबसे पहले परमाणु बम का जो खोज किया था ओटो हॉर्न किया था, इसको याद रखिएगा, ओटो हॉर्न। नाभिकीय संलयन फ्लेमिंग का नियम, नाभिकीय विखंडन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो नाभिकीय संलयन जो है हाइड्रोजन बम में किसका उपयोग होता है, कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे काम करता है। और हाइड्रोजन बम का खोज कौन किया था, तो एडवर्ड टेलर ने किया था। और ये हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी आता है आपका एग्जाम में। तो सबसे पहले फ्लेमिंग का नियम का इसका खोज किया था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अंगूठे का नियम का खोज कौन किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और ये जो है आपका इस तरह से होता है, इस तरह से। तो इसमें जो ये वाला जो है अंगूठा जो है ये दिखाता है आपका गति, मोशन को बतलाता है। ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, और ये है जो करंट को दर्शाता है। तो फ्लेमिंग का नियम का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फिर नाभिकीय विखंडन जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, परमाणु बम निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये हो जाएगा आपका नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। परमाणु बम निम्न सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। परमाणु बम का खोज कौन किया था, ऑटो हॉर्न। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन किया था। प्रकाश विद्युत का खोज कौन किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और अल्बर्ट आइंस्टाइन जो फॉर्मूला दिए थे E बराबर mc स्क्वायर। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि C का मतलब क्या होता है इसमें, तो प्रकाश का वेग होता है। तो ये यहाँ पे आपका जो 5 क्वेश्चन था इसका डिटेल में खत्म हुआ। थैंक यू।